हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने चैप्टर नंबर फर्स्ट की वीडियो सुनी होगी, समझी होगी और देखी भी होगी, अच्छे से सुनी होगी। आपको सबको समझ भी आया होगा। जो आज हम चैप्टर करने जा रहे हैं दैट इज़ योर चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि आप सबको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी मॉडर्न सोसाइटी के लिए। ये क्या है, एक कंट्रोलेबल एंड कन्वीनियंट फॉर्म है किसका, एनर्जी का, जो कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, होम्स में, स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, इंडस्ट्रीज़ में और बहुत सारी जगहों पे। जो इलेक्ट्रिसिटी है वो किसकी चीज़ की बनी हुई होती है, वो कैसे फ़्लो करती है, किन किन फैक्टर्स जो हैं इसके ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं, या हीट का इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर कोई इफ़ेक्ट है या नहीं है, और इलेक्ट्रिक करंट के या इन सभी चीज़ों की एप्लीकेशंस क्या क्या हैं वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपका आता है चैप्टर का टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स सर्किट्स। जैसे कि पानी रिवर्स में फ़्लो करता है, इन द सेम वे इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो फ़्लो करता है किसके बीच में, कंडक्टर्स के बीच में। कंडक्टर्स आपको पता ही है, वो वाले सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट कर सकते हैं, मतलब जो अपने बीच में से इलेक्ट्रिक करंट को, हीट को पास आउट करवा सकते हैं। जैसे कि टॉर्च है, टॉर्च के बीच में जब हम सेल डालते हैं तो जो हमारी टॉर्च है वो ऑन हो पाती है, अदरवाइज़ बल्ब उसका ग्लो नहीं करता है। तो टॉर्च क्या एक्ट करती है, एज अ कंडक्टर एक्ट करती है, जिसके बीच में स्विच ऑन होने से उसके बीच में करंट जो है वो पास आउट करता है, फ्लो करना शुरू करता है, जिसके साथ जो हमारा करंट जो है वो फ्लो करना शुरू कर सकता है। जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कहाँ से कहाँ तक फ़्लो करता है, वो फ़्लो करता है पॉजिटिव चार्ज से लेके अपनी डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में जाता है, टू द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्जेस पॉइंट से लेके कहाँ तक जाता है, नेगेटिव चार्ज तक। ठीक है, लेकिन अगर हम सर्किट की बात करें कि जो हमने वो सर्किट बनाया है वो कंप्लीट कब सर्किट होता है, किस डायरेक्शन में सर्किट वर्क करता है, जो सर्किट है वो करंट के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है। करंट हमारा पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है, लेकिन जो हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट है वो फ्लो करता है हमारा ऑपोजिट डायरेक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किस डायरेक्शन में फ़्लो कर रहे हैं, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारा क्या फ़्लो करता है, करंट। सर्किट में करंट जो है फ़्लो करता है। सपोज़ करो कि जब मैंने बैटरी लगाई, बैटरी लगाने से मेरा जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ़्लो करने शुरू हो गया पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ। ठीक है, तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारा सर्किट जो है वो वर्क करेगा। अगर हमारे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं तो जो हमारा सर्किट है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन में वर्क करेगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या आता है, कहते हैं इफ़, अगर हमारे पूरे सर्किट का नेट चार्ज है वो है Q फ्लो अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन टाइम t। कहते अगर उसमें से नेट चार्ज, किसी सर्किट में से चार्ज कितना फ्लो कर रहा है Q, कितने टाइम के लिए, t टाइम के लिए, तो वो करंट कितना होगा, I। ठीक है, तो I किसके इक्वल होगा, इज इक्वल्स टू Q अपॉन T, वेयर I इज़ द करंट, Q इज़ द चार्ज, T इज़ द टाइम। इलेक्ट्रिक चार्ज को मेजर करने के लिए जो ऐसा यूनिट यूज़ होती है उसे हम कूलम कहते हैं, जिसकी नियर अबाउट वैल्यू कितनी होती है, 6 × 10⁻10 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। जो हमारा करंट होता है, पहले मैंने किसकी यूनिट बनवाई थी आपको, चार्ज की, क्या थी, कूलम। अब जो आपको बता रही हूँ वो क्या है, करंट की, जिसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर, जो एक फ्रेंच साइंटिस्ट मैरी एम्पियर के नाम पे पढ़ा है। 1 एम्पियर इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, आप अपने नोट्स में भी लिख सकते हो। 1 एम्पियर किसके इक्वल होता है, कितना 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है 1 सेकेंड में, मतलब
1 एम्पेयर इज इक्वल्स टू 1 कूलम पर सेकेंड। क्लियर। देन उसके बाद एक न्यूमेरिकल है छोटा सा, कहते हैं करंट जो है 0.5 एम्पियर का बाय फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब 10 मिनट्स। कहते हैं कि जो हमारा करंट है आई की वैल्यू गिवन है 0.8, कितने टाइम में फ्लो कर रहा है 10 मिनट्स। 10 मिनट्स मतलब कितने सेकेंड्स हो गए 600 सेकेंड्स हो गए। तो हमारा चार्ज है वो कितना फ्लो करेगा। अब देखो ऊपर वाला जो अपना रिलेशन था दैट इज़ आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब इस न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग हमें आई की वैल्यू भी है क्यू की वैल्यू भी है, तो टी को ऊपर ले जाए क्या बन जाएगा, क्यू इज इक्वल टू आई टी। आई की वैल्यू पुट कर दी, टी की वैल्यू पुट कर दी, कितना आंसर आ गया 300 कूलम। क्लियर। देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है बेसिकली, आप समझो कि सपोज करो मेरे पास एक रॉड है, अभी अभी जस्ट मैंने उसको करंट देना जो है वो शुरू किया है। जब करंट उसको देना शुरू करूँगी तो उसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो करना शुरू करेंगे टू द पॉजिटिव टू द नेगेटिव डायरेक्शंस। जब वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होंगे तो जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा उसकी वैल्यू कुछ और आएगी, जो एंड पॉइंट होगा उसकी करंट की वैल्यू कुछ और आएगी। दैट इज़ योर पोटेंशियल। मतलब जो वोल्टेज का डिफरेंस आ रहा है, जो वोल्टेज बेसिकली पोटेंशियल क्या होती है, वोल्टेज है जो हमें चाहिए उसको क्या करने के लिए, उसमें से करंट को पास आउट कराने के लिए जो वो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट का जो डिफरेंस है वो है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर। पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होता है, वर्क डन डिवाइडेड बाय द चार्ज। कितना हमने वर्क किया और कितने चार्ज को लेके जाने के लिए किया, दैट इज़ योर पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को हम वी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, वर्क डन को डब्ल्यू के साथ, चार्ज को क्यू के साथ। तो वी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू। पोटेंशियल डिफरेंस की जो ऐसा यूनिट होती है वोल्ट होती है, वो भी एक साइंटिस्ट के नाम पे पड़ी थी, दैट इज़ अलेक्जेंड्रो वोल्टा, इटालियन साइंटिस्ट था। अब इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है 1 वोल्ट। 1 वोल्ट किसके इक्वल होती है, पोटेंशियल डिफरेंस। कितना, जब हम 1 जूल ऑफ वर्क कर रहे हैं, किसके लिए वर्क कर रहे हैं, ताकि हम 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जा सकें। क्लियर। ठीक है। 1 वोल्ट किसके इक्वल होता है कि मैंने एक वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल। 1 जूल वर्क डन मैंने किया एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने के लिए, दैट इज़ योर 1 वोल्ट। क्लियर। अब देखो न्यूमेरिकल, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम। कितना चार्ज मूव करवाना है हमने, 2 कूलम। ठीक है। अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस हमें कितना गिवन है, 12 वोल्ट। अभी आप पीछे अगर देखोगे, जो पिछले पेज पे हमने किया था तो रिलेशन क्या था, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। अब हमारे पास V की वैल्यू है एंड Q की वैल्यू, W निकाल लेंगे, इस Q को ऊपर ले जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, W इज इक्वल टू V अपॉन Q। V की वैल्यू कितनी थी 12 और Q की वैल्यू कितनी थी 2, तो कितना आ गया जूल, 24 जूल। वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल, तो कितना आ गया 24 जूल। ठीक है। अब हमारा जो एक सर्किट होता है उसमें कितना कुछ लगा हुआ होता है, रेजिस्टेंस लगा होता है, वोल्ट मीटर लगा होता है, बल्ब लगी हुई होती है, की लगी हुई होती है। अब अकेली चीज़ को अगर हम ड्रॉ करें तो हमारे लिए कितना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, इसलिए हमने उसको सिंप्लीफाई करने के लिए उसके क्या बनाए, सर्किट्स बनाए। ये जो टेबल है आपने अपनी कॉपीज़ पे भी बनाना है। क्लियर। क्या है, टेबल कॉपी पे बनाना है। क्लियर। देन उसके बाद एक सेल होता है वो सिर्फ 2 टर्मिनल्स का बना हुआ होता है। एक टर्मिनल होता है उसका पॉजिटिव वाला, एक टर्मिनल होता है नेगेटिव वाला। क्लियर। जब एक से ज़्यादा सेल्स कंबाइन हो जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं,
बैटरी, जब आपका स्विच ओपन होता है तो सिर्फ आपने सर्कल्स वाली डालनी है, अगर स्विच क्लोज्ड है तो बीच में डॉट आ जाएगा। वायर जॉइंट, जब काफ़ी सारी वायर्स आपस में जुड़ी हुई हैं तो उसको वायर जॉइंट बोलते हैं। वायर्स क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, जब क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग हो रही है तो बीच में से सर्कल डाल के उसको क्रॉस कर देना। क्लियर। इलेक्ट्रिक बल्ब है और रेजिस्टेंस है, वेरिएबल रियोस्टेट है, अमीटर है, अमीटर ए के साथ, वोल्ट मीटर वी के साथ। अमीटर और वोल्ट मीटर के ऊपर आपने पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस को मेंशन करना है। क्लियर। देन उसके बाद आपका आता है ओम्स लॉ। ओम्स एक साइंटिस्ट था जिसने एक लॉ दिया था। उसके लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि जितना हम उसको करंट देते हैं उतना ही उसमें पोटेंशियल डिफरेंस बनता है। मतलब जितना ज़्यादा हम करंट देंगे उतना ही उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। दैट मीन्स V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू I। ठीक है। जब हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया तब उसने वहाँ पे एक कांस्टेंट लगाया, दैट कांस्टेंट इज़ R। R क्या था? रेजिस्टिविटी। R क्या था? रेजिस्टेंस। जब उसने कांस्टेंट साइन हटाया तो वहाँ पे उसने क्या लगाई? R, दैट इज़ योर रेजिस्टेंस। तो इक्वेशन क्या बन जाती है आपकी? V इज़ इक्वल्स टू IR। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ओम्स लॉ। क्लियर। क्या बताया था उसने कि जितनी हम पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगी उतना उसमें करंट भी ज़्यादा होगा। मतलब V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू I। जब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का साइन वहाँ से हटाया तो वहाँ पे क्या लग गया? R। R क्या थी? आपकी रेजिस्टेंस। क्लियर। जो आपकी रेजिस्टेंस है उससे पहले, रेजिस्टेंस से पहले हम ऐसे यूनिट देख लें। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारी रेजिस्टेंस है वो किसके इक्वल आती है? V अपॉन I। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है? मैंने पहले भी बताया कि दो एंड्स के बीच में जो वोल्टेज का डिफरेंस आता है उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। टू एंड्स के बीच में 1 वोल्ट का डिफरेंस किस करंट के कारण आया? 1 एम्पियर करंट के कारण आया, तो उसे हम कहेंगे 1 ओम। क्लियर। दैट मीन्स 1 ओम इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट अपॉन एम्पियर। क्लियर। देन उसके बाद ये जो रेजिस्टेंस आई थी ये किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती थी? बेसिकली ये किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती थी? सबसे पहले रेजिस्टेंस डायरेक्टली डिपेंड करती थी लेंथ के ऊपर। डायरेक्टली डिपेंड का क्या मतलब है कि जितनी ज़्यादा आपकी लेंथ होगी उतनी ज़्यादा उसकी रेजिस्टेंस होगी। ठीक है। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू L, मतलब जितनी ज़्यादा लेंथ उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शन थी एरिया के, मतलब जितना ज़्यादा एरिया उतनी कम उसकी रेजिस्टेंस। क्लियर। जब ऊपर वाली दोनों इक्वेशंस को उसने कंबाइन किया तो उसकी फाइनल इक्वेशन क्या बनी? R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू L अपॉन A। जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया तो वहाँ पे क्या लगी? रो। रो क्या थी? कांस्टेंट थी। किसकी? रेजिस्टिविटी की। इस रेजिस्टिविटी की जो वैल्यू है अकॉर्डिंग टू द सब्सटेंस क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। क्लियर। देन उसके बाद आपका एक न्यूमेरिकल है। सभी सारे न्यूमेरिकल्स जो है आपने नोटबुक पे करने हैं। क्लियर। न्यूमेरिकल्स आपको साथ साथ बता रही हूँ, इनकेस अगर कोई नहीं समझ आ रहा तो मैसेज मी। ओके। देन देखो, how much current will an electric bulb draw from a 220 volt source if the resistance of the bulb filament is 12 ohm? क्या कह रहा है? V से समझ लो कि वो आपको क्या गिवन है? पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू गिवन है। V इज इक्वल टू 220 वोल्ट। ओम से आपको क्लियर होता है, यूनिट से देखो, ओम से आपको क्लियर होता है किसकी वैल्यू गिवन है? रेजिस्टेंस की। तो पूछा गया है करंट I की वैल्यू। I किसके इक्वल है? V अपॉन R। V अपॉन R I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। क्लियर। V की वैल्यू पुट कर दी, R की वैल्यू पुट कर दी, आपके पास आंसर आ गया। सेम ही इसका पार्ट है B। ठीक है। देन उसके बाद एग्जांपल देखो 12.4। कितने पोटेंशियल डिफरेंस है? 2 टर्मिनल के बीच में कितना है? 60 वोल्ट। करंट कितना है? 4 एम्पियर। क्लियर। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग R किसके इक्वल है? V अपॉन R।
तो आई की वैल्यू पुट कर दी, वी की वैल्यू पुट कर दी, आर निकाल लिया। क्लियर। देन उसके बाद रेजिस्टेंस, ये थोड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ 1 मीटर इज 26 ohm at 20 degree Celsius. If the diameter of the wire is 0.3 mm, what will be the resistivity of metal at that temperature? Using table 12.2, predict the material. क्या कह रही हैं कि आपके पास एक रेजिस्टेंस है, वायर की जो रेजिस्टेंस है वो कितनी है 26 ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर कितनी है 26 ओम। डायमीटर कितना है 0.3 mm मिलीमीटर्स। हमें जो डायमीटर्स है कभी भी मिलीमीटर्स में नहीं चाहिए होता, हमें हमेशा किस में चाहिए होता है, मीटर्स में चाहिए होता है। इसलिए उसको मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, क्या वैल्यू आ गई हमारे पास 3 × 10⁻⁴ मीटर्स। क्लियर। लेंथ भी आपको कितनी गिवन है 1 मीटर। देन उसके बाद बाय ओम्स लो, रो की वैल्यू कितनी थी RA/L। अब आर क्या होता है रेजिस्टिविटी, ए क्या होता है एरिया, एल क्या है लेंथ। क्लियर। अब उसके बाद एरिया की वैल्यू क्या होती है πr²। ठीक है, एरिया, सर्कल ऑफ एरिया कितना होता है πr²। डी और आर के बीच में रिलेशन क्या होता है, जो आपका D/2 होता है वो कितना होता है R। अगर ये वाली R की वैल्यू मैं ऊपर एरिया में पुट कर दूँ तो क्या आ जाएगा, एरिया विल बी इक्वल्स टू पाई D/2 का होल स्क्वायर। क्या वैल्यू बन गई πD²/4। अब ये ए की वैल्यू जब मैंने इस फॉर्मूले में पुट करी तो मेरे पास क्या बन गया, देखो आर की जगह आर, ए की जगह मैंने क्या पुट कर दिया πD²/4, एल की जगह पे एल है। क्लियर। जो हमारी ऊपर वाली वैल्यूज थी सारी की सारी इसके बीच में डालो, फिल करो, कैलकुलेट करो, आपका आंसर इतना आ जाएगा। रो इज इक्वल टू 1.84 × 10⁻⁻⁶। ठीक है, जब ये वाली वैल्यू मैंने ऊपर पिछले टेबल में मैच करी, कितनी वैल्यू आई थी मेरी 1.84। ठीक है, 1.84 × 10⁻⁻⁶। देखो कितनी कहाँ पे आई ये वैल्यू आपकी, ये रही 1.84 × 10⁻⁻⁶, दैट इज़ मैग्नीज। तो किसकी वैल्यू है ये, मैग्नीज की। क्लियर। ऐसे ही आपका नेक्स्ट है, नेक्स्ट में आपको क्या गिवन है, अ वायर ऑफ गिवन मटीरियल लेंथ L, एरिया क्रॉस सेक्शन A, रेजिस्टिविटी 4 ohm, what would be the resistance of another wire of the same material have length L/2 and area of cross section 2A। रेजिस्टेंस आपको दो वायर्स हैं, दो वायर्स, ये केसेस दो हैं। तो केस 1 में क्या है, रेजिस्टेंस है किसके इक्वल है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है R इज इक्वल्स टू ρL/A, जिसकी वैल्यू आपको कितनी गिवन है 4 ओम। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। सेकंड केस में क्या कर रहा है, लेंथ में हमने हाफ कर दिया, एरिया क्रॉस सेक्शन को डबल कर दिया। तो R2 में हमने क्या किया, लेंथ को क्या, रो तो एज इट इज़ ही, लेंथ को मैंने हाफ कर दिया, एरिया को मैंने क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो × 2A। तो कितना हो गया, ρL/4A। ठीक है, अब दोनों इक्वेशंस को मैंने डिवाइड किया, डिवाइड भी करने की ज़रूरत नहीं है, कंपेयर ही कर लो। ऊपर वाली इक्वेशन में रो थी, इसमें भी रो है, ऊपर वाली इक्वेशन में एल थी, इसमें भी एल है, उसमें ए थी। तो ये सारी इक्वेशन की जगह हम क्या कर सकते हैं 1/4R1। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये आ गया। क्लियर। आई होप आपको यहाँ तक सारे न्यूमेरिकल समझ आ गए होंगे। अब आपका ये होमवर्क है कि ये आपने सारे न्यूमेरिकल्स अपनी नोटबुक पे करके देखने हैं और मेरे को बताना है कि आपको ये सारे समझ आए या नहीं आए। अगर नहीं आए तो कहाँ पे प्रॉब्लम है वो आप मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू।